औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन और कैमरा आप सबको क्लियर है? जी। वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरा, फीडबैक चाहिए। डन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, शुरू करते हैं आज का एजेंडा। स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइएगा इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर, या अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात, कोई स्टेटमेंट, कोई फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई परेशानी, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव फॉर मी टू आंसर। आज आप एक सवाल करेंगे मेरे से, मुझे याद है। सर जुम्मे की टाइमिंग क्या होगी, है ना? ये सवाल माइंड में था ना कि सर जुम्मे की टाइमिंग क्या होगी। तो कोई परेशानी, कोई सवाल, एनी कंफ्यूजन, मुझे बताइए। अगर नहीं है तो नो लिख दिया करें, अगर है तो क्वेश्चन टाइप करने से पहले एटलीस्ट क्यू प्रेस कर दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि एक सवाल है और मैं फिर उसका वेट करूं। अदरवाइज चूंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, तो ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई सवाल नहीं है, बस नो लिख दिया। और अगर सवाल है तो क्यू लिख दिया। अब क्यू का मतलब होगा कि आप लोग अब टाइप कर रहे हैं सवाल और मैं होल्ड पे हूं जब तक आपका सवाल नहीं आता। तो बताइए, कल तक जितना पढ़ा सारा क्लियर है, सारा तैयार हो गया, सारा याद हो गया? इसको याद करें, साथ साथ लिख लिख के प्रैक्टिस करें साथ साथ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग डे वन से ही इस एफर्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके जब आपका बैकलॉग क्रिएट होगा, जब पिछली चीजें सर पे पड़ेंगी, तो फिर मुश्किल होती है लाइफ। तो डे वन से ही रोज का काम रोज करें। एग्जाम नाइट तक आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, बहुत सारा टाइम है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमें ये स्लाइड क्लियर है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमें पहली स्लाइड क्लियर हो गई है? इस स्लाइड पे कोई सवाल? ऑडिट क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका ऑब्जेक्टिव, ओपिनियन, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्लियर होगी? क्या हमें ये स्लाइड भी क्लियर है कि स्टेवरशिप किसे कहते हैं, एजेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? स्टेवरशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। क्या हमें ये स्लाइड भी क्लियर है कि इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं, और क्यों एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? ताकि उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी आउट ना हो, ताकि वो अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को सही से सही वाली रिपोर्ट दे सके। उसका एक गलत साइन लोगों की जिंदगियां खराब कर सकता है। क्या हमें ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है? ट्रू किसे कहते हैं, फेयर किसे कहते हैं? क्या अब हमें मटीरियलिटी भी क्लियर है? क्या हमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर है कि उन्होंने क्या क्या काम करने हैं? क्या हमें ऑडिट के फायदे भी याद हो गए हैं? क्या हमें ऑडिट के फायदे भी याद हो गए हैं?
प्लीज कीप इन माइंड कि ये आईकैप एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमेशा। क्या हमें लिमिटेशंस भी याद है? लिमिटेशंस के अंदर अगर कोई सवाल है तो बताइए, किसी पॉइंट में, किसी बात में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस भी हमें क्लियर है? कॉस्ट, डिस्ट्रप्शन, एक्सपेक्टेशंस, फ्रॉड नहीं पकड़ता, सैम्पलिंग भी काम करता है, परसुएसिव, कंक्लूसिव, सारी बातें। ओके। कल आपसे एक सवाल किया था, आपको एक होमवर्क दिया था और आपसे कहा था कि मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि कौन सी कंपनियों पे ऑडिट फर्ज नहीं है। तो इसका क्या आप लोगों ने आंसर निकाला फिर? कौन सी कंपनियों पे ऑडिट फर्ज नहीं है? जी, एक जवाब आया प्राइवेट कंपनी बिलो 1 मिलियन। ठीक है, इस जवाब को हम समझ सकते हैं। एसएमसी और प्राइवेट लिमिटेड। क्या प्राइवेट लिमिटेड सारी, कदीर भाई? क्योंकि आपने जेनेरिक वर्ड यूज कर दिया प्राइवेट, अब इस प्राइवेट में सारी प्राइवेट शामिल है, आपने स्पेसिफाई नहीं किया, डिस्टिंक्ट नहीं किया। जिस तरह मुकद्दस ने भी ये बताया कि प्राइवेट कंपनी बिलो 1 मिलियन, तो क्या आपकी प्राइवेट में सारी प्राइवेट शामिल है या बिलो 1 मिलियन वाली शामिल है, या कौन सी वाली शामिल है, ये आपने नहीं बताया हमें। एसएमई, एनपीओ, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, एक और जवाब आया मेरे पास फाइका का, उन्होंने मजीद चीजें ऐड कर दी हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जिनके मेमोरेंडम में लिखा होगा वो करवाएंगी, अदरवाइज ऑप्शनल होगा। मैं आपकी बात से कुछ हद तक इत्तेफाक नहीं करूंगा। अच्छा, और बताइए। आपकी बात आधी सही है आधी गलत है, इसको मैं अभी करेक्ट करवाता हूँ। जी, और बताएं। और बताइए, प्लीज बताएं। इसके बारे में आप लोग और क्या बात शेयर करना चाहेंगे? जी, कोई और जवाब आ रहा है? ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल बिलो 7.5, ये जो बिलो 7.5 है ना, ये आपने गूगल किया है, वहां पे ये जवाब आ रहा है, मगर ये हमारे कंपनी एक्ट का जवाब नहीं है। ये जो आपने 7.5 के ऊपर लगाया ना, मैं इसको मानूंगा नहीं, क्योंकि ये किसी और एंगल से है, ये किसी और कंपनीज एक्ट का रूल है, हमारे वाले का ऐसा सच नहीं है। हमारे ऊपर जो अप्लाई होता है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। जी जी, मैं आपके जवाब को देखते साथ ही समझ गया था कि आपने गूगल किया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स लेट्स डिस्कस। कंपनीज एक्ट के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 223 एंड सेक्शन 232। वो ये कहते हैं कि तमाम तर पब्लिक कंपनीज को ऑडिट करवाना है, मतलब हर पब्लिक कंपनी ऑडिट लाजमी करवाएगी, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। हर पब्लिक कंपनी के ऊपर ऑडिट करवाना लाजिम है। वो ऑडिट ना करवाए, ये उसके लिए गलत बात है, इसको फाइन से गुजरना पड़ेगा। प्राइवेट की जब हम लोग बात करते हैं तो प्राइवेट के अंदर 1 मिलियन से ऊपर वाली जितनी भी कंपनीज हैं, हर वो प्राइवेट कंपनी
हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर है, उन पे लाजिम है, उन पे लाजिम है। और लेस देन 1 मिलियन के ऊपर लाजिम नहीं है। अगर वो चाहें तो अपने आर्टिकल्स में मेमोरेंडम के अंदर क्लॉज ऐड करके करवा सकते हैं, अदरवाइज उनके ऊपर लाजिम व मलजूम नहीं है। तो कंपनीज एक्ट के दो सेक्शन है, सेक्शन 223 और सेक्शन 232, ये इस बात को वैलिडेट करते हैं, 1 मिलियन की रिक्वायरमेंट वाली बात। तो यहां से हमें क्या सीख मिली कि तमाम पब्लिक कंपनीज के ऊपर ये वाजिब है, मगर वो प्राइवेट कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से नीचे है, यानी कि 10 लाख से नीचे है, वो करवाने के लिए लायबल नहीं है। अगर वो करवाना चाहें तो बेशक करवाएं, अदरवाइज कोई उनको फोर्स नहीं किया गया। एम आई क्लियर? जी। ठीक शो। कल आपसे एक और सवाल भी किया था कि कब हम लोग फोर्थ स्केजुअल अप्लाई करेंगे और कब हम लोग फिफ्थ स्केजुअल अप्लाई करेंगे, उसका आप लोगों ने क्या आंसर निकाला है? कब फोर्थ करना है, कब फिफ्थ करना है? नहीं नहीं, सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको रूल बता दिए, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी। फोर्थ स्केजुअल कब अप्लाई होगा, फिफ्थ स्केजुअल कब अप्लाई होगा, बताइए। फोर्थ कब अप्लाई करना है, फिफ्थ कब अप्लाई करना है, जी प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? फोर्थ तब होगा जब फाइनेंशियल एग्जामिन करेंगे, सब्सिडरी कंपनी और लिस्टेड कंपनी, फोर्थ स्केजुअल। अच्छा। और कोई, और कोई आसपास अगर आना चाहे मजीद? अच्छा, कोशिश करके जब आप लोग आंसर करते हैं तो वो आंसर शुड बी फॉर ऑल। मैं बहुत सारे यहाँ पे आंसर्स देख रहा हूँ जो कि मुझे डायरेक्ट हुए होते हैं, तो आपने सबको बताना होता है, तो आप उसमें से टू ऑल की ऑप्शन चूज कर लें। फिफ्थ तक फॉलो होगा जब ऑडिट कंडक्ट करेंगे। नहीं, नहीं कदीर भाई, गलत है। फोर्थ कैजुअल, फिफ्थ कैजुअल। कब फोर्थ करना है, कब फिफ्थ करना है? नहीं। सुन लें, हमारे पास लिस्टिंग के लिहाज से दो तरह की कंपनीज होती हैं, सुने। अब सुने तो कहना मारे, तो कहना मारे, सुन लें, सुन लें। जब हम लोग लिस्टिंग रेगुलेशंस देखते हैं ना, तो लिस्टिंग के लिहाज से दो तरह की हमारे पास कंपनीज आती हैं। एक लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कौन सी होती हैं? जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कौन सी है? जिसके शेयर्स आप स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी ने लिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल्स बनाने हैं, अगर कंपनी ने लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाने हैं, तो वो फोर्थ स्केजुअल फॉलो करती है अलोंग विद आईएफआरएस। और अगर अनलिस्टेड कंपनी हो तो उसके लिए फिफ्थ स्केजुअल है प्लस आईएफआरएस। तो ये लिख लें कि फोर्थ कब अप्लाई होगा और फिफ्थ कब अप्लाई होगा। लिस्टेड के केस में फोर्थ है, और अदर देन लिस्टेड यानी कि अनलिस्टेड, फिफ्थ स्केजुअल। ये बात भी क्लियर हो गई है? जी। ये बात भी हमें समझ आ चुकी है कि कब लिस्टेड है, फोर्थ है, और अगर अनलिस्टेड है तो फिफ्थ।
ये जस्ट क्वेश्चंस आपसे मैं इसलिए करता हूं ताकि आप में ना इस सब्जेक्ट की भूख डेवलप हो, क्योंकि थियरी के पेपर में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत सारी मजीद चीजों को हमें प्लग इन करना पड़ता है। तो इसी तरह डेली बेस के ऊपर मैं आपसे कोई ना कोई सवाल पूछूंगा, विच आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके आएंगे नेक्स्ट डे, और हम लोग फिर उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक हो गया। चलें, इसका मतलब है कि यूनिट 1 हमारा क्लियर है और यूनिट 5 हमारा 100% क्लियर है। आज हम लोगों ने मजीद बातें करनी है। यूनिट 2 शुरू करेंगे, दैट इज अश्योरेंस। यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं, एंड यूनिट 2 इज बेसिकली अश्योरेंस। मैं इसको जरा आपके लिए मजीद बेहतर कर दूं। ये है ना, फिर लाइट ब्लू से डार्क ब्लू के अंदर ट्रांजिशन। जी, आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि हमारे कोर्स का नाम क्या है, ऑडिट एंड अश्योरेंस। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि अश्योरेंस का जो वर्ड है, ये जो अश्योरेंस का वर्ड है, ये वर्ड बेसिकली हम लोग बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ेंगे। कुछ कुछ बातें चैप्टर 1 के अंदर है और कुछ बात चैप्टर नंबर 15 के अंदर है। तो आइए इस वर्ड के ऊपर आज बात करते हैं, अश्योरेंस क्या है। अब आपको ऑडिट समझ आ गया, अब आपके माइंड में ऑडिट क्या है वो क्लियर है। अब बात करते हैं अश्योरेंस की। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये कि अश्योरेंस एक ब्रॉडर वर्ड है, ऑडिट से बड़ा वर्ड है क्या, अश्योरेंस। इस अश्योरेंस के अंदर ऑडिट फिट होता है। तो अश्योरेंस एक बड़ा वर्ड है, इसके अंदर एक ऑडिट नामी लफ्ज आ जाता है। अश्योरेंस कहते हैं जब आप लोग किसी चीज को कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि नहीं यार ये चीज ठीक बनी हुई है, इसे कहते हैं अश्योरेंस। कि आप किसी भी चीज को चेक करें और चेक करके बताएं कि ये चीज सही है या नहीं है, ये अश्योरेंस है। बट जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब मैं उसको पकड़ के चेक कर रहा हूं, स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब मैं उसको पकड़ के वेरीफाई कर रहा हूं कि ये चीज ठीक बनी है या नहीं बनी है, उसका नाम होता है ऑडिट। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है, आपका कोई दोस्त आपसे पूछे कि यार ये बताओ दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है, तो आपने कहना देख, जो अश्योरेंस है ना, वो एक बड़ा वर्ड है, और किसी भी तरह की चीज को अगर मैं चेक करूं, वेरीफाई करूं, ये सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, सही बनी है या नहीं बनी, वो अश्योरेंस है। अश्योरेंस कहते हैं कॉन्फिडेंस देना, अश्योर करना कि हाँ ओके है या नहीं। और अगर मैं स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं, तो उसका नाम है ऑडिट। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, ऑडिट। सर अश्योरेंस हमारे पास 3 तरह की है। अश्योरेंस हमारे पास, याद रखिएगा, 3 तरह की होती हैं। इसकी असल में 3 टाइप्स हैं। असल में इसकी 3 टाइप्स हैं, मगर हम लोग पढ़ते सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि जो पहली वाली है वो परफॉर्म करना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक होती है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एक होती है रीजनेबल अश्योरेंस, और एक होती है हमारे पास लिमिटेड अश्योरेंस। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस हैं, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। एब्सोल्यूट, रीजनेबल, लिमिटेड। एब्सोल्यूट, अब अगर आप इस वर्ड के ऊपर गौर करें ना, एब्सोल्यूट, तो ये वर्ड ऐसा है जो कि 100% की तरफ जाता है। एक ऐसा वर्ड जो कि गारंटी की तरफ जा रहा है कि नहीं यार ये चीज वाकई में ऐसी ही होगी। तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस कहते हैं ऐसी अश्योरेंस जो कि 100% हो। और ऑडिट के अंदर ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। ऑडिट के अंदर ये वाली एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती।
तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड अगर समझ आ गया है तो अब इसको आपने दोबारा से जहन में लेके नहीं आना, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया है कि एश्योरेंस की 3 किस्में होती हैं। एब्सोल्यूट 100% है जो कि हम नहीं दे सकते। आप लोग जरा मुझे बताएंगे क्यों नहीं दे सकते? ऑडिट के अंदर हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? क्या रीजंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से एब्सोल्यूट काम करना पॉसिबल नहीं है? एग्जैक्टली वही पॉइंट्स जो कि कल हम लोगों ने लिमिटेशंस में पढ़े। कॉस्ट, सैम्पलिंग, टाइम टेकिंग, डिसरप्शन, एस्टिमेट्स, जितनी सारी बातें कल हम लोगों ने लिमिटेशंस के अंदर पढ़ी हैं। अगर आपको आईक्यू पूछता है कि भाई बताओ व्हाई वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो वो जो जितनी बातें हम लोगों ने लिमिटेशंस के अंदर कल स्टडी की हैं, वो सारी की सारी बातें इसी की रीजन है कि व्हाई वी डू नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास 2 किस्में बच गई हैं, एक रीजनेबल है और एक लिमिटेड है। एक रीजनेबल है और दूसरी कौन सी है? लिमिटेड। सर, रीजनेबल अश्योरेंस वो अश्योरेंस है जो कि हम ऑडिट में देते हैं। रीजनेबल अश्योरेंस वो वाली अश्योरेंस है जो कि हम वाकई में ऑडिट के अंदर दे रहे होते हैं। और लिमिटेड एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस हम ऑडिट में नहीं देते, ये हम देते हैं रिव्यू के अंदर। आज आपको एक नया वर्ड मिलेगा, रिव्यू। ये नया वर्ड है, रिव्यू। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहीं भी नहीं दी जाती। रीजनेबल एश्योरेंस हम लोगों ने कहा देनी है? ऑडिट के अंदर। और लिमिटेड एश्योरेंस हम लोगों ने कहा देनी है? रिव्यू के अंदर। कहा देनी है? रिव्यू के अंदर। सर, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? आप जरा गौर कीजिए। ये एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है मगर एब्सोल्यूट नहीं है। तो वो जो हम लोगों ने अभी बात की एब्सोल्यूट वाली, उसका यहां पे हमें काउंटर मिल गया कि रीजनेबल कैसी है, एक हाई लेवल की तो है मगर ये एब्सोल्यूट नहीं है। जो कि कौन देता है? प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर। प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर, एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म। तो अब आपको एक नया वर्ड मिल गया, प्रैक्टिशनर। एक नया वर्ड भी आ गया, प्रैक्टिशनर। ये प्रैक्टिशनर कौन है? अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अश्योरेंस एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर फाइनेंशियल्स को चेक करना ऑडिट कहलाता है। इसी तरह प्रैक्टिशनर एक बड़ी टर्म है। और अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑडिटर। तो प्रैक्टिशनर एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहा हूं तब मैं उसको क्या कह के पुकारूंगा? तब मैं उसको कह के पुकारूंगा कि भाई ये कौन है? ये ऑडिटर है। ये कौन है? ये ऑडिटर है। तो डेफिनेशन ऑडिट की नहीं है, डेफिनेशन है अश्योरेंस की। तो अश्योरेंस के अंदर हम लोगों ने बड़े वर्ड्स को यूज करना है। ये हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है मगर मगर एब्सोल्यूट नहीं होती। कौन देता है? प्रैक्टिशनर। और इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? इन अ पॉजिटिव फॉर्म। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। यानी कि एक ऐसा जुमला बोलते हैं जिसके डबल मायनी नहीं होते। एक ऐसा जुमला बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंक्रीट होता है। हम इसको इस तरफ या उस तरफ लेके नहीं जा सकते। एक कंक्रीट स्टेटमेंट है, एक कंक्रीट स्टेटमेंट है। पॉजिटिव फॉर्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ये कहूंगा कि तुम्हारे फाइनेंशियल ठीक बने हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। पॉजिटिव फॉर्म में कि मैं एक ऐसा जुमला बोल रहा हूं, एक ऐसी स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं जिसमें मैं साफ साफ बता रहा हूं कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। घुमा फिरा के मैं कोई बात नहीं कर रहा। घुमा फिरा के मैं कोई बात नहीं कर रहा। पॉजिटिव फॉर्म मींस एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन,
एक ऐसा जुमला जो कि मैं साफ साफ बता रहा हूं कि तुम्हारे अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू या आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये है आपकी रीजनेबल एश्योरेंस। और ये अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% तक होती है। ये अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% तक होती है। अब अगेन आपको परसेंटेजेस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो परसेंटेजेस को आपने याद बिल्कुल भी नहीं रखना। जस्ट आपको आपकी आसानी के लिए बता दिया है कि रीजनेबल एश्योरेंस कहाँ देनी है, ऑडिट में देनी है। नंबर टू, ये हाई लेवल की होती है मगर एब्सोल्यूट नहीं होती। कौन देता है? प्रैक्टिशनर से मुराद ऑडिटर। और ये किस फॉर्म में होती है? ये पॉजिटिव फॉर्म में होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये मैं उसको साफ साफ सीधे अल्फाज में बता रहा हूँ, दो टोक बात कर रहा हूँ। आप इसको दो टोक बात भी लिख सकते हैं पंजाबी में या उर्दू में, दो टोक बात, जिसमें कोई हेर फेर नहीं है। बनी है तो ओके, नहीं बनी है तब भी ओके। तो ये है रीजनेबल एश्योरेंस। ये कौन सी है जनाब? रीजनेबल एश्योरेंस। फिर हमारे पास आती है लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस। सर लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? ये एब्सोल्यूट भी नहीं है, डबल भी नहीं है, ये उससे भी कम है। यानी कि आप समझ लें कि ये अराउंड 40% से 50% चेकिंग के बाद आप दे रहे होते हैं। एक ऐसी एश्योरेंस जिसके अंदर चेकिंग बहुत कम होती है, एक ऐसी एश्योरेंस जिसके अंदर टाइम बहुत कम लगता है, एक ऐसी एश्योरेंस जिसमें आप खुल के नहीं बताते हैं कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये पॉजिटिव फॉर्म में नहीं है, ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस कहलाती है। वो क्या थी? रीजनेबल पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। मगर ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है आपकी नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। लिमिटेड कौन सी है? नेगेटिव फॉर्म। वो कौन सी थी? पॉजिटिव फॉर्म। लिमिटेड में क्या है? ये एक मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है। देख रहे हैं, मुनासिब है, 40 से 50%, बस मॉडरेट इन बिटवीन है। कौन देता है? वही प्रैक्टिशनर यानी कि वही ऑडिटर। मगर ये किस में होती है? ये नेगेटिव फॉर्म में होती है। हम ये कहते हैं कि भाई हम लोग इतना अच्छा एविडेंस हासिल नहीं कर पाए जिसकी बुनियाद पे हम तुम्हें कुछ सही से ओपिनियन दे सके। हम इतना ज्यादा एविडेंस हासिल नहीं कर पाए या हमारे पास इतना ज्यादा एविडेंस हासिल करने का टाइम ही मौजूद नहीं था, जिसकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो वो जो दो टोक बात वाला कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें अप्लाई नहीं करते। जो दो टोक बात वाला कॉन्सेप्ट था वो इसमें हम अप्लाई एज सच नहीं कर रहे होते। तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है, ये मॉडरेट है। वो क्या थी? रीजनेबल। यहां पे भी प्रैक्टिशनर है, वहां पे भी था। ये नेगेटिव फॉर्म है, वो पॉजिटिव फॉर्म है। वहां पे हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करने का टाइम मौजूद है, मगर यहाँ पे उतना टाइम मौजूद नहीं है। याद रखिएगा, रीजनेबल अश्योरेंस यानी कि ऑडिट ये होती है 3 से 3.5 महीने की असाइनमेंट। मगर ये जो रिव्यू है, जो लिमिटेड अश्योरेंस है, ये 1 से 1.5 महीने में ही होती है। तो हमारे पास कम टाइम है, तो कम टाइम के अंदर हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, जिसके ऊपर हम लोग क्लाइंट से कहते हैं कि भाई हम अभी तक उस पोजीशन में नहीं है कि हम तुम्हें खुल के बताएंगे तुम्हारे अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो हम एक सियासी जुमला, एक सियासी स्टेटमेंट पास करके उसको मुतमईन कर रहे होते हैं। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ आ चुकी है? जी, क्या यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए, यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? अश्योरेंस दो तरह की होती है, एक ऑडिट, एक रिव्यू। ऑडिट में रीजनेबल देनी है, ऑडिट में रीजनेबल देनी है, रिव्यू में लिमिटेड देनी है। इन दोनों में से लाजमन कौन सी है? ऑडिट। रिव्यू बेसिकली लाजमन नहीं है, मगर ये कंपनी करवा भी सकती है, जिस तरह क्वार्टरली अकाउंट्स का रिव्यू करवा ले।
हाफ ईयरली का रिव्यू करवा ले। तो रिव्यू कंपल्शन पे नहीं है, मगर ऑडिट कंपल्शन पे आता है। आप लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर क्वार्टरली अकाउंट्स में जब गए होंगे तो वहां पे ये वर्ड रिव्यू पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने सी लॉ का पेपर इस दफा दिया है या कभी भी दिया हो, तो जब आप लोग क्वार्टरली अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पे रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। ओके। तो रिव्यू क्या है? लिमिटेड अश्योरेंस। रिव्यू क्या है? लिमिटेड अश्योरेंस। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आपने मुझे बताना है कि आप किस तरह की अश्योरेंस वहां पे देंगे। हम अज्यूम करते हैं कि आपके घर में शादी का माहौल चल रहा है और रिश्ते वाले आपके पास आए हैं और आपसे आपके बारे में ही पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ तुम कैसे हो। तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस देंगे, रीजनेबल देंगे, या लिमिटेड देंगे? जब आपसे आप ही के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप अपने बारे में एब्सोल्यूट बात बताएंगे, रीजनेबल बात बताएंगे, या लिमिटेड बात बता रहे होंगे? आपकी आप पसंद करेंगे, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, या लिमिटेड? जी। कैसी एश्योरेंस आप लोग देंगे? खुल के बताएं। एब्सोल्यूट देंगे, रीजनेबल देंगे, या मॉडरेट देंगे? लाजमी एब्सोल्यूट ही दे रहे होंगे। एब्सोल्यूट दे रहे होंगे। आपसे अगर आपके बारे में ही पूछा जा रहा है, तो इट मीन्स कि आपको अपने बारे में 100% पता है। आपको अपने बारे में 100% तो पता है ना, तो आप अपने बारे में एब्सोल्यूट राय ही दे रहे होंगे। आप अपने बारे में एब्सोल्यूट राय ही दे रहे होंगे। अच्छा। आपसे पूछा गया आपके भाई के बारे में कि बेटा बताओ तुम्हारे भाई की हॉबीज क्या है। तुम्हारा भाई सिगरेट पीता है या नहीं पीता? तुम्हारा भाई जुआ खेलता है या नहीं खेलता? तुम्हारा भाई खाने में क्या पसंद करता है? तुम्हारे भाई को कहाँ जाना पसंद है? वो किस तरह का इंसान है? अब जरा मुझे ये बताइए, अब जरा मुझे ये बताइए, क्या आप रीजनेबल देंगे, एब्सोल्यूट देंगे, या लिमिटेड दे रहे होंगे? आपका भाई आपके साथ तो होता है ना। आपको 100% नहीं भी पता तो कम से कम 70%, 80%, 90% तो पता है। बचपन से जानते हैं अपने भाई को, उसी के साथ पले बड़े हैं। आपको पता है कि उसकी लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग्स क्या है। तो यहाँ पे जो आप अश्योरेंस दे रहे होंगे, वो रीजनेबल होगी, वो होगी रीजनेबल। और आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे कजन के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा कजन जो कि दूर का है, आप उससे डेली मुलाकात नहीं करते, तो आप बड़ी सहमी सहमी सी, दबी दबी सी बात करेंगे कि यार हो भी सकता है अच्छा, नहीं भी हो सकता है अच्छा, मैं किसी भी तरह से कोई बात कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा हो भी सकता है और अच्छा नहीं भी हो सकता। आप दोनों बातें करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे। क्यों? कल को ब्लेम आप पे आ जाएगा। अच्छा निकल आया तो वो लोग कहेंगे सर आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी, और अगर बुरा आ गया तो सारा ब्लेम आप पे। तो यहाँ पे अब आप सहमी सहमी सी, दबी दबी सी स्टेटमेंट देंगे, अच्छा हो भी सकता है और अच्छा नहीं भी हो सकता। क्या ये बातें मेरी जेहन में बैठ रही हैं? ये कॉन्सेप्ट आपका मैं बना रहा हूं कि रीजनेबल, एब्सोल्यूट और लिमिटेड में क्या फर्क है? ये बातें बैठ गई हैं दिमाग में? आगे चलूं? अच्छा। अब मैं एक जुमला बोलूंगा, आपने बताना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आई एम गिविंग अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। रीजनेबल है, मॉडरेट है, लिमिटेड है? आई एम गिविंग यू गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। लिमिटेड है, ये कौन सी वाली है? ये एब्सोल्यूट है। ये एब्सोल्यूट है, मैं गारंटी दे रहा हूं। इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू।
इन माय ओपिनियन, अब वर्ड ओपिनियन का आ गया है, अब वर्ड गारंटी का नहीं है, वर्ड ओपिनियन का मैं ले आया हूं। इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये रीजनेबल है। इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये पकड़ा गया, पकड़ा, दो पकड़े गए, दो पकड़े गए, दो पकड़े गए, दो पकड़े गए, दो पकड़े गए। यही चीज तो आपके दिमाग को मैंने सेट करना। भाई सुने, सुने 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 सुने, मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका मतलब है कि मैं दो टोक बात कर रहा हूं, मैंने घुमा के बात नहीं की, मैंने घुमा के बात नहीं की अवैस भाई, मैंने घुमा के बात नहीं की, मैंने साफ साफ बताया, मैंने दो टोक बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही हैं, तो ठीक है नहीं दे रही हैं, तो ये भी रीजनेबल है। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होंगी, ये बात कहीं लिख लें, ये बात कहीं लिख लें, पॉजिटिव फॉर्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही। आपने पॉजिटिव फॉर्म को जो तर्जमा करना है वो है दो टोक बात, वो है दो टोक बात, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकती हैं, तो वो जो दो टोक बात है ना, वो वाला एलिमेंट अपने दिमाग में रखना है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे लिमिटेड लफ्ज यूज किया था ना वो गलत है, ये भी रीजनेबल ही है। गॉट इट? ओके, अगला जुमला सुने, नेक्स्ट सेंटेंस सुने। अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई जितना मुझे टाइम मिला है काम करने का कि मैं आपको ये कह सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। जी, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं आई जिससे मैं ये कह सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। मैं श्योर नहीं हूं, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई, इसका मतलब ये है कि मैं दो टोक बात करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं अब दो टोक बात करने की पोजीशन में नहीं हूं। यहाँ पे जो अश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है वो लिमिटेड अश्योरेंस, यहाँ पे जो अश्योरेंस दी जा रही है वो लिमिटेड अश्योरेंस है। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? अब इसके लिए जो अंग्रेजी यूज होती है ना वो पढ़ते हैं। अंग्रेजी ये है, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, कोई भी चीज मेरे सामने नहीं आई, दैट कॉजेज अस टू बिलीव, जो मुझे ये मानने पे मजबूर कर दे कि अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वो फाइनेंशियल जिसको मैंने वेरीफाई किया है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। ये है आपकी लिमिटेड अश्योरेंस, ये है आपकी लिमिटेड अश्योरेंस। नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन, कोई भी चीज खुल के मेरे सामने नहीं आई, नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन दैट कॉजेज मी टू बिलीव, ये है आपकी लिमिटेड अश्योरेंस। और ये कब देंगे? ऑडिट में देंगे या रिव्यू में देंगे? लिमिटेड कब दी जाती है, ऑडिट में या रिव्यू में? जी, लिमिटेड कब दी जाती है, ऑडिट में या रिव्यू में? लिमिटेड अश्योरेंस दी जाती है रिव्यू के अंदर। लिमिटेड अश्योरेंस कहाँ दी जाती है प्यारे बच्चों? रिव्यू स्टेटमेंट के अंदर दी जाती है। रिव्यू अभी तक जितना पढ़ा है उतना ही है, इसके अलावा चैप्टर 15 में इसकी बाकी बातें हैं। तो अब से ऑनवर्ड्स जो भी बात होगी वो ऑडिट की बात होगी, और अगर रिव्यू के बारे में कोई स्पेसिफिक बात करनी होगी तो मैं आपको स्पेसिफिक नाम लेके बताऊंगा। गॉट द पॉइंट? रिव्यू अभी तक आपने बस इतना ही समझ लेना है। ठीक, यहां तक ऑल ओके?
जी प्यारे बच्चों, यहां तक ऑल ओके हो गया? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यहां तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, तो मुझे बता दीजिए। सर क्या ऑडिट और रिव्यू एक ही बंदा करता है? ये एक बंदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट कैन बी वन पर्सन और इट कैन बी मल्टीपल पर्सन। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है। हम एक ही फर्म से दोनों काम भी करवा सकते हैं और डिफरेंट फर्म से दोनों काम करवा सकते हैं। जी। कोई और सवाल जो के दिमाग में आ रहा हो? क्या मुझे वर्ड अश्योरेंस समझ आ गया? क्या मुझे वर्ड अश्योरेंस क्लियर हो चुका है? क्या मुझे तीन तरह की अश्योरेंस समझ आ गई है? क्या मुझे तीनों की डेफिनेशंस क्लियर है? ये कब कब कहाँ कहाँ पे अप्लाई होनी है, कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, ये सारी बातें क्लियर है? दो टोक बात वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, माइंड में बैठ चुका है? सर ऑर्डर को कहाँ से बुलाया जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर नेक्स्ट वीक में करेंगे। सर अगर क्वार्टर फाइनेंशियल्स को चेक किया जा रहा है तो टाइम तो कम ही लगेगा, तो इसको रिव्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑडिट हमेशा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, जो कि साल की होती है, जो कि साल की होती है। तो अगर मुझे साल के फाइनेंशियल्स को 1.5 महीना लग रहा है रिव्यू के अंदर, तो क्वार्टर को 1.5 महीना नहीं होता, क्वार्टर को 2 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते होते हैं। तो उसके मुताबिक टाइम स्लॉट कम होता चला जाता है। जितने कम, उससे ज्यादा कम टाइम। ऑडिट जो होता है ना, वो मोस्टली एनुअल होता है, या कभी कभी आप हाफ ईयरली भी करवा लेते हैं, मगर जो उसके लेफ्ट राइट है वो अक्सर क्वार्टर बेस पे चल रहे होते हैं और वो उनका रिव्यू हो रहा होता है। ऑडिट या साल का होगा या 6 माह का होता है नॉर्मली। चलें आगे। यहां तक कॉन्सेप्ट बन चुका है? कोई सवाल तो नहीं माइंड में आ रहा मजीद? आगे लेके चलूं? जी मुकद्दस। हाफ ईयरली में रीजनेबल दे सकते हैं? ये दे सकते हैं। देखिए जब आपने ऑडिट करवाना तो आपने एश्योरेंस देनी ही रीजनेबल है। ऑडिट का मतलब ये है कि आप हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही दे रहे हैं। क्यों? दो टोक बात करेंगे, सही है या नहीं है? जब आप लिमिटेड में घुसे हुए हैं, जब आप रिव्यू में घुसे हुए हैं, जब आप नेगेटिव दे रहे हैं, तो उसमें आप कहेंगे यार नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन एंड कॉजेस मी टू बिलीव कि सही है या नहीं। तो जब भी ऑडिट का वर्ड आए तो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही होती है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो फुल ईयरली हो। डन। आगे चलिए, काम पे चलिए। चलो जी, काम पे चलने हैं। सर मान लें कि आपको आपकी फैमिली ने कहा कि चलो बेटा मरी चल दो। आज मान लो कि आपकी फैमिली आपसे कहती है कि आओ मरी चलिए, मगर एक शर्त है। शर्त ये है कि मरी जिस गाड़ी पे जाना है ना, उस गाड़ी की इंस्पेक्शन आपने करवानी है मैकेनिक के पास जाके, और मैकेनिक को दिखानी है, मैकेनिक से पूछना है कि क्या ये गाड़ी मरी तक जा सकती है या नहीं। इसके लिए आपको साइन कर दिया गया ये टास्क। आप गाड़ी लेके पहुंच गए मैकेनिक के पास। सवाल नंबर एक, गाड़ी की इंस्पेक्शन को क्या मैं ऑडिट कहूंगा? गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है कि गाड़ी मरी तक जाने के काबिल है या नहीं।
इस तरह की अश्योरेंस को क्या मैं ऑडिट कह सकता हूं? इस तरह की अश्योरेंस को क्या मैं ऑडिट कह सकता हूं? बताएं। इस तरह की अश्योरेंस को क्या ऑडिट कहा जा सकता है या नहीं? सोच के जवाब दीजिएगा। मैं आपके जवाबों का मुंतजिर हूँ। आपकी फैमिली आपसे कह रही है कि बेटा गाड़ी को चेक करवा के लाओ कि क्या ये गाड़ी मरी तक जा सकती है या नहीं। क्या ये ऑडिट है? ये ऑडिट नहीं है। क्योंकि ऑडिट किस चीज का होता है? ऑडिट किस चीज का होता है? हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट किसका होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मगर क्या मैं इस काम को अश्योरेंस कह सकता हूँ? क्या मैं इस काम को अश्योरेंस कह सकता हूँ? मैं इस काम को अश्योरेंस कह सकता हूँ। गुड हो गया। अब यही मिसाल है, इसमें मैं मजीद चीजें ऐड करूंगा। मुझे बताइए, इस पूरे सिनेरियो में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? आपको ऑप्शन देता हूं, एक, दो, तीन या चार। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? एक, दो, तीन या चार? तीन पार्टीज है। तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं? एक मैं, जो गाड़ी चेक करवाने के लिए लेके गया हूं। एक मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे भेजा। तीसरा, वो मैकेनिक, जिसके पास पहुंच के मैंने ये गाड़ी को ठीक करवाना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अश्योरेंस के अंदर हमेशा तीन पार्टीज होंगी? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अश्योरेंस के अंदर हमेशा तीन पार्टीज होंगी? क्या ये कहना बुरी बात तो नहीं है? ये कहना बुरी बात नहीं है। अश्योरेंस के अंदर हमेशा तीन पार्टीज हुआ करेंगी। मैं मैं मेरा मैकेनिक और मेरे घर वाले। क्या मैं मैकेनिक को प्रैक्टिशनर कह सकता हूँ? भाई मैकेनिक ने चेक करना है ना, तो चेक करने वाला कौन होता है? प्रैक्टिशनर। क्या मैं मैकेनिक को प्रैक्टिशनर कह सकता हूँ? मैकेनिक इज द पर्सन जिसने चेक करना है कि क्या ये गाड़ी जा सकती है या नहीं। मुझे रिपोर्ट किसने देनी है? मैकेनिक ने। तो क्या मैं मैकेनिक को प्रैक्टिशनर कह सकता हूँ? मैं मैकेनिक को प्रैक्टिशनर कह सकता हूँ। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन सा है? किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि जाके गाड़ी को चेक करवाओ? रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है? आप लोग, यानी कि जो चेक करवाने के लिए गया है। रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन सा है? जो चेक करवाने के लिए गया है। ठीक है। अगला सवाल। जिस चीज को चेक करवाया जा रहा है, जिस चीज को चेक करवाया जा रहा है, वो है गाड़ी। तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज को चेक करवाया जा रहा है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज को वेरीफाई करवाया जाना है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर। अब मैकेनिक के पास कोई ना कोई टूल्स होंगे, उसके पास कोई ना कोई परफॉर्मा होगा, जिसको देख के उसने गाड़ी को असेस करना है। कोई ना कोई उसके पास रूल्स होंगे, जिसको वेरीफाई करेगा कि क्या वाकई में गाड़ी जाने के काबिल है या नहीं है। वो रूल्स कहलाते हैं सूटेबल क्राइटेरिया। वो रूल्स कहलाते हैं सूटेबल क्राइटेरिया। वो रूल्स क्या कहलाते हैं?
सूटेबल क्राइटेरिया। जब मैं सब्जेक्ट मैटर को पकड़ के क्राइटेरिया के साथ मैच करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कहलाता है आपका ऑडिट एविडेंस। वो कहलाता है आपका एविडेंस। वो कहलाता है आपका अश्योरेंस एविडेंस। और एंड के ऊपर वो मैकेनिक मुझे लिख के देगा कि जाओ जाके घर वालों को बता दो कि गाड़ी जाने के काबिल है। वो चीज कहलाती है अश्योरेंस रिपोर्ट। वो चीज क्या कहलाती है? अश्योरेंस रिपोर्ट। सर जब हम सब्जेक्ट मैटर को पकड़ के जब हम लोग सब्जेक्ट मैटर को पकड़ के सूटेबल क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट है बेसिकली एविडेंस। वो रिजल्ट क्या है? बेसिकली एविडेंस। मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं है मगर स्क्रीन जरा टेढ़ी पड़ी हुई है। तो वो रिजल्ट क्या है? एविडेंस। जब मैंने सब्जेक्ट मैटर को पकड़ा और उसको कंपेयर किया किसके साथ? सूटेबल क्राइटेरिया के साथ। तो जो आंसर आएगा दैट इज एविडेंस। और इस एविडेंस की बेस पे मैं क्या बनाऊंगा? अपनी अश्योरेंस रिपोर्ट। क्या आपको अश्योरेंस एंगेजमेंट के ये 5 एस्पेक्ट समझ आ चुके हैं? क्या आपको अश्योरेंस के ये 5 एस्पेक्ट समझ आ चुके हैं प्यारे बच्चों? सर हर तरह की अश्योरेंस के अंदर हमेशा ये 5 बातें शामिल होंगी। चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो कोई और अश्योरेंस हो। किसी भी तरह की अश्योरेंस के अंदर किसी भी तरह के अश्योरेंस के अंदर हमेशा ये 5 एलिमेंट्स शामिल होते हैं। किसी भी तरह की अश्योरेंस के अंदर। अब ये किसी भी तरह से क्या मुराद है ये भी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के सिखा देता हूँ। देखें, अश्योरेंस। अश्योरेंस अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है और एक है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें देखना है कि क्या मुझे रीजनेबल देनी है या मुझे लिमिटेड देनी है। तो रीजनेबल हो तो ऑडिट, लिमिटेड है तो रिव्यू। तो किसी भी तरह की अश्योरेंस के अंदर हमेशा 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 ये 5 एलिमेंट्स आपको लाजमी मिलते हैं। ये 5 एलिमेंट्स आपको लाजमी मिलते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे। यहां तक क्लियर हो गया? जी, ठीक है। अगली बात। अब इन सारी बातों को पकड़ते हैं और जरा जोड़ते हैं ऑडिट के साथ। ऑडिट में क्या होता है? एक मैनेजमेंट जिन्होंने फाइनेंशियल्स बनाने हैं, एक मैनेजमेंट जिन्होंने फाइनेंशियल्स बनाने हैं, एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जिन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट करना, और एक प्रैक्टिशनर यानी कि आपका ऑडिटर। तो ऑडिट के अंदर भी देयर इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप। 3 पार्टीज कौन कौन सी होंगी? एक आपका ऑडिटर होगा, एक कंपनी की मैनेजमेंट होगी, और एक होंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्राइटेरिया क्या होगा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं हासिल करूंगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और एंड पे मैं क्या देके जाऊंगा? मैं एंड पे देके जाऊंगा ऑडिट रिपोर्ट। मैं एंड पे क्या देके जाऊंगा? ऑडिट रिपोर्ट। जी, क्या ये 5 एलिमेंट्स ऑडिट में पूरे हो चुके हैं? 3 पार्टी, फाइनेंशियल्स,
फ्रेमवर्क, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और ऑडिट रिपोर्ट। यहां तक मुझे बताइए, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई परेशानी, यहां तक कोई सवाल, कोई डाउट, किसी भी तरह से अगर कोई है तो शेयर करें। कोई डाउट? एनी डाउट? जी प्यारे बच्चों, कोई सवाल अगर ना हो तो नो लिख दिया करें, कोई सवाल अगर हो तो क्यों लिख दिया करें, ताकि मुझे आपकी तरफ से फीडबैक मिलते, तो फीडबैक जरूरी होता है। क्योंकि आप मेरे सामने फिजिकली नहीं है तो मैं आपके चेहरे पढ़ नहीं सकता। ठीक है। अब आपके सामने मैं एक और सवाल रखूंगा और आपने मुझे बताना है। कोविड के टाइम्स पे ना, जब कोविड आया था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने नुमाइंदे भेजे और कहा कि जाके चेक करके आओ कि क्या ये लोग जो हमारे बताए हुए एसओपीज है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो लोग निकल गए मार्केट के अंदर और उनके हाथ में कुछ रूल्स थे जिसके मुताबिक उन्होंने वेरीफाई करना था। ये पहुंचे एक स्कूल के अंदर, ये पहुंचे एक स्कूल के अंदर और स्कूल में जाकर देखने लगे कि क्या स्कूल वालों ने कोविड के मतलब जो कोविड के लिए प्रोटोकॉल्स थे वो फॉलो किए हैं या नहीं किए। अब इसी मिसाल में हमने ये 5 बातें फिट करनी है। मुझे बताइए, थ्री पार्टीज में कौन कौन सी पार्टीज होंगी? थ्री पार्टीज में कौन कौन सी पार्टीज अब आ चुकी हैं? एक वो बंदा जो कि चेक करने के लिए आया है, एक जिसने भेजा है गवर्नमेंट, और एक स्कूल। गवर्नमेंट, स्कूल और चेकर्स। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? जी, सब्जेक्ट मैटर क्या है कि क्या स्कूल्स के अंदर एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि जो कोविड के एसओपीज हैं वो स्कूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। किस क्राइटेरिया के साथ मैं कंपेयर करूंगा? इसमें मेरे पास फ्रेमवर्क कौन सा है? मैं कैसे कंपेयर करूंगा? मैं कैसे एविडेंस हासिल करूंगा? मेरे पास फ्रेमवर्क कौन सा है? जो मुझे गवर्नमेंट ने फाइलें दे के भेजी हैं जिन्होंने रूल्स लिखे हैं, जो मुझे गवर्नमेंट ने फाइल दे के भेजी है जिसमें रूल्स लिखे आ रहे हैं, वो क्राइटेरिया। मैं एविडेंस कैसे हासिल करूंगा? मैं कैसे एविडेंस हासिल करूंगा? जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। तो क्या गवर्नमेंट को जाके मैं जबानी बता दूंगा कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट को जाके मैं खाली बता दूंगा? नहीं, मैं क्या दूंगा गवर्नमेंट को, कौन सी रिपोर्ट दूंगा गवर्नमेंट को? मैं गवर्नमेंट को पहले बच्चों कौन सी रिपोर्ट दूंगा? अश्योरेंस रिपोर्ट। क्या मैं ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं दूंगा? ये ऑडिट नहीं है, ये ऑडिट नहीं है। क्या मैं रिव्यू रिपोर्ट तो नहीं दूंगा? क्या मैं रिव्यू रिपोर्ट तो नहीं दूंगा? नहीं, ये रिव्यू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिट और रिव्यू किसका होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहाँ लिख देता हूं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसको उर्दू में लिख लें, इसका आसान मतलब क्या है। इसकी फिलहाल उर्दू की जो ट्रांसलेशन है वो लिख लें। मेरा एविडेंस लिखें, लिखे लिखें, मेरा एविडेंस, मेरा हासिल करदा एविडेंस
मेरा हासिल करदा एविडेंस क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अच्छा होना चाहिए। मेरा हासिल करदा ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अच्छा होना चाहिए। मेरा हासिल करदा ऑडिट एविडेंस क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अच्छा होना चाहिए। लिख लिया? जी, लिख बैठे हैं? पक्की गल है? पक्की गल है? आज की आखिरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन बताएं, तो क्या अब आप जुबानी बता सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन बता दें, तो है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक क्राइटेरिया होता है, दोनों कंपेयर करते हैं, जो आंसर आता है वो रिपोर्ट की फॉर्म में होता है। एक बच्चा इस तरह बताएगा, एक और बच्चा आएगा, वो कहेगा पहले सब्जेक्ट मैटर लाओ, क्राइटेरिया पकड़ो, वहां से एक बंदा आएगा, उन्होंने भेजा होगा, कंपेयर किया जाएगा, ये उसको रिपोर्ट देगा, वो उसको रिपोर्ट देगा, और एंड के ऊपर काम खराब हो जाएगा। तो जब भी डेफिनेशन आती है ना, याद रखिएगा, जहां जहां पे डेफिनेशन आएगी वहां मैं आपसे कहूंगा कि भाई इसको लाजमन वर्ड बाय वर्ड क्रैम कर देना, डेफिनेशन में पंगा नहीं लेना। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट की जो डेफिनेशन है, आपने उसको वर्ड बाय वर्ड क्रैम करना है। आइए देखते हैं क्या है। बातें वही हैं, सिर्फ अंदाज थोड़ा चेंज हो जाएगा। एन एंगेजमेंट, ठीक है, इन विच अ प्रैक्टिशनर, यानी कि पहली थ्री पार्टी यहां पे पूरी हो गई। अ प्रैक्टिशनर aims to obtain sufficient appropriate evidence, पूरा हो गया, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, उसने कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन एक्सप्रेस करना है। कैसे करेगा? रिपोर्ट के अंदर करेगा। ये कंक्लूजन इस तरह डिजाइन किया है कि ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, किसका? इंटेंडेड यूजर का। दूसरी पार्टी कवर हो गई। अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तीसरी पार्टी कवर हो गई। अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, ये भी कवर हो गया। और ये कैसे आएगा? जब हम उसको एक क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये भी कवर हो। तो इन्हीं पांच बातों को अगर मैं एक अच्छी अंग्रेजी में डाल दूं, तो ये मेरे पास वर्ड बाय वर्ड क्रैम करने के लिए एक डेफिनेशन आ गई है, डेफिनेशन ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। और आईकैप के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस चैप्टर में एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और ये डेफिनेशन अलोंग विद दीज 5 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईकैप के पास्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। एन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट कहते हैं असाइनमेंट को। एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर बोले तो ऑडिटर, एम्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ये बात पूरी हो गई। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, कंक्लूजन से क्या मुराद है? अश्योरेंस रिपोर्ट। डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, किसका? इंटेंडेड यूजर का। वो कौन है? शेयर होल्डर्स। अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट। अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये कैसे आएगा? जब हम कंपेयर करेंगे, इवेलुएट करेंगे, मेजर करेंगे सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट सुटेबल क्राइटेरिया, तो वो क्या है हमारे पास? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। तो क्या मेरे बच्चों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है? जी,
वाहिद चीज जो अभी तक हमें सामने मिली है क्रैम करने के लिए, वर्ड बाय वर्ड क्रैम करने के लिए, वो है अश्योरेंस की डेफिनेशन। ये वाहिद चीज है जो कि आपने क्रैम करनी है। आज के लिए इतना। आज का सबक खत्म हुआ। यूनिट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब आपने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5 को 100% कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। आज का हमारा सबक यहीं तक था। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके टाइम पे जुम्मा कब कब होता है? आपके इलाके में जुम्मे का टाइम क्या है? अब मुझे आपने मैक्सिमम टाइम बताना है, मिनिमम नहीं बताना। 1:50, 1:30, मुझे मैक्सिमम टाइम चाहिए आपसे। जल्दी बता दें। जी। बाकी हजरात जुम्मा पढ़ते नहीं है? कोई जवाब नहीं अभी तक आया। 1:30, 1:50 के बाद मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ आपसे। 1:45। पर वो मैंने फैसला करना है, मैंने कब क्लास करनी कब नहीं करनी। मैं आपसे टाइम पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद भी एक क्लास होती है ना। तो मुझे आप टाइम बता दें। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 1:30 तक जुम्मा है। डन। जब तक रिजल्ट नहीं आता, जरा मेरी बात गौर से आप लोगों ने सुनिए। जब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक जितने भी जुम्मे आ रहे हैं बीच में, हमारी क्लास हुआ करेगी 12 से 1:20। 12 से 1:20, जब तक रिजल्ट नहीं आता, हर जुम्मे को। ओके। 12 से 1:20। गॉट द पॉइंट? 12 से 1:20 हर जुम्मा, जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आने के बाद हम इस टाइम को मजीद चेंज कर सकते हैं। तो 12 से 1:20। डन। तो 1 to 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी में है कि आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना आज के आज ही। चलो जी, क्लास को एंड करते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कल मुलाकात करेंगे यूनिट 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।